विमान दुर्घटना के बाद वह व्यक्ति 3 दिन और 3 रात तक समुद्र में भटकता रहा। जब वह लगभग सारी उम्मीदें छोड़ ही चुका था, तभी उसे जमीन दिखाई दी। उसने तुरंत अपनी पी बोट को किनारे पर ले जाकर वह सावधानी से नंगे पैर जंगल में चला गया, इंसानों के किसी भी निशान की तलाश में। उसने काफी देर तक आवाज लगाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। एकमात्र प्रतिक्रिया थी, उसे सिर्फ लहरों की लगातार गर्जना सुनाई दे रही थी। इसलिए उस व्यक्ति ने अपने पैरों से समुद्र तट पर संकट का संकेत बनाया, इस उम्मीद में कि कोई गुजरता हुआ विमान उसे देख लेगा। उस आदमी ने पी बोट का इस्तेमाल करके समुद्र तट पर एक अस्थायी आश्रय बनाया। थका हुआ होने के कारण उसने अगले दिन के लिए कोई और व्यवस्था करने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही रात हुई और टॉम सोने के लिए लेटा, अचानक जंगल से एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई दी। अज्ञात खतरे का सामना करते ही वह तुरंत सतर्क हो गया। उसका दिल डर के मारे पतवार को कसकर पकड़े हुए उसने पूरी रात नींद नहीं ली। अगली सुबह टॉम ने देखा कि उसने एक दिन पहले जो संकट का संकेत लिखा था, वह लहरों में लगभग बह गया था। अपनी जान बचाने के लिए उसने जल्दी से कुछ सूखी लकड़ियां ढूंढी और एक चौड़ी जगह चुनी जहां लहरें न पहुंच सकें, ताकि वह एक बड़ा संकट संकेत बना सके। सौभाग्य से उसी समय कई पैकेट समुद्र तट पर आ गिरे और टॉम ने उन सभी को उठा लिया, यह सोचकर कि वे किसी महत्वपूर्ण क्षण में काम आ सकते हैं। लेकिन तभी जंगल से फिर अजीब आवाजें आईं। वह फिर सतर्क हो गया और जोर से चिल्लाया, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। इस बार उसने हिम्मत जुटाकर देखने की कोशिश की कि कौन है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आसमान से एक पका हुआ नारियल गिरा और वह चौंक गया। पता चला कि वह एक अजीबोगरीब चीज थी। वह अजीब सी आवाज नारियल गिरने की थी। टॉम का दिल आखिरकार शांत हुआ और उसने और भी नारियल इकट्ठा किए, यहाँ तक कि उसके पास दिन भर पानी न पीने के कारण उसने एक नारियल उठाया और उसे चट्टानों पर लुढ़काया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतना छोटा होगा। उस चीज ने उस बड़े आदमी को रोक दिया और फिर उसने चट्टान के नुकीले किनारे पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने पास पड़ी एक चट्टान से उस पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन पलक झपकते ही पत्थर चूर चूर हो गया। मैंने अपने हाथ की ओर देखा। बचे हुए एकमात्र नुकीले पत्थर के सहारे टॉम अब आश्वस्त था। उसने उस पत्थर के चाकू से नारियल को बार बार काटा और अंततः उसके प्रयासों से नारियल खुल गया। कितना बड़ा आश्चर्य! यह थोड़ा सा पानी उसकी प्यास बुझाने के लिए स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था, लेकिन असफलता ही सफलता की जननी है। टॉम ने अपनी गलती से सबक सीखा और चतुराई से एक नुकीले पत्थर का उपयोग करके नारियल में सफलतापूर्वक छेद कर दिया। उसने बड़ी उत्सुकता से नारियल में बने एक छोटे से छेद से उसे होठों तक पहुंचाया और उसकी मिठास का भरपूर आनंद लिया। जी भरकर पीने के बाद टॉम ने जल्दी से अपना सामान पैक किया। हाथ में एक छड़ी लिए वह मदद के लिए पुकारने के बचे हुए अवसरों की तलाश में आसपास के इलाके को छानने के लिए तैयार हो गया। उसने चट्टानी पहाड़ियों पर खोजबीन की, लेकिन सुबह से दोपहर तक चलने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। उसे एक पैकेट तो मिला, लेकिन और कुछ नहीं, और उसे एहसास हुआ कि वह फिर से वहीं पहुंच गया है जहां से शुरू किया था। टॉम थोड़ा हताश था और अपनी बात की और पुष्टि करने के लिए उसने अनुमान लगाया कि वह चट्टान की चोटी पर चढ़कर यह देखने जा रहा था कि क्या वह सचमुच एक निर्जन द्वीप है। दुर्भाग्यवश उसका पैर मूंगे से कट गया और खून बहने लगा। बहुत खून बहने के बाद टॉम ने अपनी पैंट उतारी, पत्थर के चाकू से कपड़े को काटकर खोला और उसे अपने पैरों से बांधकर काम चलाऊ जूते बना लिए। फिर उसने तलाश शुरू की। टॉम ने कुछ जड़ी बूटियां अपने ऊनी मोजों में भर लीं, जिससे न केवल खून बहना बंद हुआ बल्कि वे जूतों का भी काम करने लगे। और इस तरह टॉम शिखर की ओर चल पड़ा और 1 घंटे बाद आखिरकार वह वहां पहुंच गया। सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचकर उसने नीचे देखा तो पाया कि वह चारों ओर से समुद्री जल से घिरा हुआ है, और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस सुनसान द्वीप पर फंसा हुआ टॉम बेहद हताश था, लेकिन इससे पहले कि वह शोक मना पाता, उसने अचानक समुद्र में कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति को तैरते हुए देखा। आशा की एक किरण देखकर टॉम पहाड़ से नीचे भागा और पूरी गति से उस आदमी की ओर तैरने लगा। पता चला कि वह उसके दुर्घटनाग्रस्त विमान का कप्तान था। कप्तान की जान पूरी तरह से जा चुकी थी। फिर टॉम ने कप्तान को घसीटकर किनारे पर लाया। टॉम केवल काम की चीजें इकट्ठा करने की कोशिश कर सकता था। उसे एक हाथ मिला। सौभाग्य से टॉर्च अभी भी काम कर रही थी। फिर उसने कप्तान के स्नीकर्स उतारे और थोड़ी देर अपनी स्क्रिप्ट के साथ खेला। भले ही उसका आकार थोड़ा ढीला था, लेकिन समाधान मिल गया। संगठन मददगार साबित हुआ। तभी उसे अपनी पैंट में एक बटुआ मिला जिसमें कप्तान की पारिवारिक तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही उसका मन भारी हो गया। अरे, एक खुशहाल और संपूर्ण परिवार अब संपूर्ण नहीं रहा। शायद पीड़ितों के परिवारों के साथ न्याय किया जा रहा है। टॉम ने खुद को संभाला और पीड़ितों को दफनाने की तैयारी की। उन्हें यहीं दफनाया गया था और उन्होंने परिवार की तस्वीर कप्तान के पास छोड़ दी थी। फिर उन्होंने चट्टानों पर पीड़ितों के नाम और उम्र पत्थर पर उकेर दिए। जब तक उसने अपना काम खत्म
खत्म किया। सूरज डूब रहा था। उस रात टॉम आश्रय स्थल में लेटा रहा, खुद को पूरी तरह से अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। अपनी मंगेतर की खूबसूरत तस्वीरों को देखकर उन्हें सुकून मिला, लेकिन समय बीतने के बावजूद उसे कोई मदद नहीं मिली। हालांकि टॉम धीरे धीरे अपने नए वातावरण में ढल रहा था। हर सुबह पत्तियां, ओस ही उसकी जीवन रेखा थी और चतुर टॉम ने बड़ी मुश्किल से हासिल किए गए ताजे पानी को संग्रहित करने के लिए नारियल के खोल का इस्तेमाल करना नहीं भूला। उसने रेत को शौचालय के रूप में इस्तेमाल किया। अपने पैरों का प्रयोग करते हुए उसने गंध को छिपाने के लिए कुछ रेत खोदी और अपने आहार में भरपूर प्रोटीन शामिल करने के लिए वह अपना खाली समय समुद्र में मछली पकड़ने में बिताता था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह बहुत व्यस्त हो गया। आधा दिन बीत गया और उसे कुछ नहीं मिला। फिर एक रात नींद न आने पर वह समुद्र तट पर टहलने निकला और अचानक उसे दूर समुद्र में कुछ दिखाई दिया। रोशनी देखते ही उसने तुरंत समझ लिया कि कोई बड़ा जहाज गुजर रहा है। कोई प्रतिक्रिया न देखकर टॉम ने उत्तेजित होकर अपनी टॉर्च उठाई और ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में उसे बार बार लहराया। जहाज ने उसे देखा, लेकिन वह छोटी सी रोशनी विशाल सागर में एक चींटी जैसी थी। मदद के लिए पुकारने के लिए उसने जल्दी से अपनी छोटी नाव उतारी, अपने अंडरवियर की लोचदार पट्टी को अपने सिर के चारों ओर बांधा और उसने अपनी मंगेतर और टॉर्च के साथ धूप से बचाव का उपकरण पहना और उस विशाल जहाज का पीछा करने की तैयारी करने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसने प्रकृति की शक्ति को कम आंका। लगातार आती लहरों ने उसे होश में आने से रोक दिया। अब और देर न करते हुए मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर नाव चलाई और फिर वह दोपहर तक नाव चलाता रहा और उसे एहसास हुआ कि उसने 100 मीटर की दूरी भी तय नहीं की है। लेकिन फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया और आगे बढ़ता रहा। उसने अपने पैरों से जी जान से चप्पू चलाने की कोशिश की, लेकिन अंततः एक विशाल लहर ने उसे पलट दिया और दुर्भाग्यवश टॉम की जांघ में चोट लग गई। वह घायल था और बुरी तरह खून बह रहा था, दर्द से चीख रहा था। घोर निराशा में डूबा टॉम अपने घायल पैर और धुआं उगलती नाव को घसीटता हुआ लड़खड़ाता और गिरता जा रहा था। वे द्वीप की ओर वापस लौटने लगे, लेकिन तभी उरु द्वीप पर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी और टॉम ने तुरंत सीढ़ी वाली नाव का इस्तेमाल करके उन्हें बारिश से बचाया। अपना आश्रय खो देने और पैर में चोट लगने के कारण डिलीवरी पैकेज के पास द्वीप पर मौजूद एकमात्र गुफा के प्रवेश द्वार पर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था और उसने अपने आसपास के वातावरण का जायजा लेने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल किया। सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद वह बड़ी सावधानी से गुफा में चढ़ गया। सौभाग्य से वहां एक झरना था और प्यास से बेहाल होकर उसने अपना सिर उसमें डाल दिया। उसने लालच से साफ गंदा पानी पी लिया, लेकिन पीते पीते ही वह गहरी नींद में सो गया और टॉर्च बंद करना भी भूल गया। अगले दिन जब टॉम जागा, उस समय टॉर्च की बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और उसका घाव बुरी तरह संक्रमित हो चुका था। तत्काल इलाज के बिना शायद वह कुछ ही दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रह पाता। अपनी जान बचाने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर उसने फैसला किया कि उन्होंने मिले हुए पैकेजों को खोलकर देखने की तैयारी की कि क्या उनमें कोई उपयोगी सामान मिल सकता है। पहले पैकेज में रोलर स्केट की एक जोड़ी थी। तलवों पर लगे ब्लेड कुछ हद तक उपयोगी लग रहे थे। दूसरे पैकेट में एक वॉलीबॉल थी और तीसरे पैकेट में एक शाम का गाउन था। उसने तिरस्कार भरी नजर से उसे देखा, ये समझते हुए कि वह उसमें फिट नहीं हो पाएगा, लेकिन स्कर्ट पर लगी काली जाली पहला पैकेट उपयोगी लगा। अगले पैकेट में एक कैसेट टेप और एक बेकार कागज का अनुबंध था। हालांकि आखिरी पैकेट खोलते समय वह हिचकिचाया, क्योंकि ऊपर दी गई तस्वीर में देवदूत के पंखों का एक जोड़ा दिखाई दे रहा है। शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद ही जीने की प्रेरणा शक्ति है। टॉम गलती से अंदर घुस गया। उसने एक गत्ते के डिब्बे का इस्तेमाल किया जिसे बिस्तर की तरह बिछाया जा सकता था। फिर अपनी रोलर स्केट का इस्तेमाल करके हड्डियां काटी और अंत में जूतों के फीतों का इस्तेमाल करके अपने घावों के लिए काम चलाऊ पट्टियां बनाई। इन रोलर स्केट्स की मदद से नारियल काटना बहुत आसान हो गया और इनका इस्तेमाल मछली की आंतें काटने के लिए भी किया जा सकता था। फिर उसने गलती से एक बड़े केकड़े को चाकू मार दिया, क्योंकि उसने कई दिनों से अंडे का सफेद भाग नहीं खाया था। टॉम बेहद खुश हुआ और उत्सुकता से केकड़े की नसें निकालने लगा, लेकिन उसे पता चला कि इस तरह के केकड़े का मांस तो बस कीचड़ का एक ढेर था। इसे कच्चा खाने से शायद वह कई तरह के जीवाणु संक्रमणों से मर रहा था। इसलिए उसने जालीदार स्कर्ट से मछली की पूंछ बनाई और आसानी से 10 पाउंड से कम वजन की एक छोटी मछली पकड़ ली। उसने झट से उसे अपने मुंह में डाल लिया। टॉम ध्यान से चबा रहा था, लेकिन चबाते हुए उसे लगा कि कुछ कमी है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे आग की जरूरत है। इसलिए उसने आदिम मनुष्य की तरह खाना पकाना शुरू कर दिया। उसने लकड़ी के एक टुकड़े के नीचे कागज के टुकड़े रखकर उसे लगातार रगड़ना शुरू किया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी दोपहर वह वहीं एक पैकेट के अंदर घुस जाएगा। कोई चिंगारी भी नहीं दिखी, लेकिन टॉम ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने पहले आराम करने और शरीर की कार्य प्रणाली को ठीक रखने के लिए कुछ नारियल खाने की योजना बनाई। वह काम करता रहा और हाथ में पकड़े नारियल के खोल को देखता रहा। तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया,
शायद इसे इस तरह आगे पीछे रगड़ने से आग लग सकती है। उसने तुरंत इस विचार को अमल में लाया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और यह तरीका वास्तव में श्रम बचाने वाला और घर्षण प्रक्रिया को तेज करने वाला साबित हुआ। हालांकि वह ध्यान नहीं दे रहा था और लकड़ी से उसकी हथेली कट गई। पुराने घाव अभी भरे भी नहीं थे कि नए घाव उभर आए। इस बार इतने दिनों तक उस सुनसान द्वीप पर फंसे रहने के बाद उसकी इच्छा शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। हर दिन गहन जलयोजन का एकांत अनुभव था और वह अविश्वसनीय रूप से अपनी निराशा और भावनाओं को व्यक्त करने के बाद वह शांत हुआ और उसे वास्तविकता का सामना करना पड़ा। उसने जल्दी से अपने हाथ पर पट्टी बांधी और अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया। आग कैसे जलाएं? जमीन पर पड़ी वॉलीबॉल को देखकर खून से सना हाथ का निशान किसी इंसान की आकृति जैसा लग रहा था। तभी टॉम के माथे पर पसीना आ गया। वॉलीबॉल को तराश कर चेहरे की विशेषताओं को उभारा गया और उसका नाम विल्सन रखा गया। अकेला टॉम अब अकेला नहीं रहा और उसने विल्सन को अपने पास बिठा लिया और लगातार खुद को प्रोत्साहित करता रहा। उसके साथ होने से उसे ऊर्जा का एक प्रवाह महसूस हुआ और वह लकड़ी को तब तक रगड़ता रहा जब तक कि चिंगारियां दिखाई नहीं दी, लेकिन वे अगले ही पल गायब हो गईं। लकड़ी के टुकड़े को देखकर उसने एक नई बात समझी। चिंगारियां इसलिए बुझ गई थीं क्योंकि वहां पर्याप्त हवा नहीं थी। इसलिए उसने एक गड्ढा खोदा और लकड़ी के टुकड़े को उसमें डाल दिया। आग पर रखने के बाद अधिक हवा अंदर गई और कुछ ही देर में लकड़ी में आग लग गई। निरंतर प्रयासों से प्राप्त इस उपलब्धि ने वह बेहद खुश था और उस शाम उसने समुद्र तट पर एक बड़ी अलाव जलाई जिसका इस्तेमाल सीटी बजाने के लिए किया जा सके। रेगिस्तानी द्वीप पर फंसे होने के बाद से टॉम ने पहली बार ऐसा किया था। जीवन बचाने की थोड़ी सी उम्मीद मिलते ही उसने तुरंत समुद्री भोजन का एक शानदार भोज तैयार किया और अपनी उंगलियों से केकड़े के मांस का एक टुकड़ा निकाला। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट था और भोजन की समस्या हल हो गई। निर्णय के बाद टॉम ने समय और गति के आधार पर मोटे तौर पर गणना करते हुए स्थानों को विभाजित करना शुरू कर दिया और खोज एवं बचाव दल ने अपनी खोज शुरू कर दी। यह क्षेत्र पूरे 500,000 वर्ग मील में फैला हुआ है और इसमें छोटे द्वीप भी शामिल हैं। यह इलाका हॉलैंड के मुख्य उड़ान मार्ग पर भी नहीं था, इसलिए बचाव दल द्वारा खोजे जाने की संभावना लगभग नगण्य थी। कोई और रास्ता नहीं था। जब तक वे जीवित थे तब तक उम्मीद थी। लंबे समय तक सहायता न मिलने के कारण, विटामिन की कमी के कारण टॉम के दांत पूरी तरह से सूज गए थे और उसे हर दिन दांत दर्द से बहुत तकलीफ होती थी। यह महसूस करते हुए कि थोड़े समय का तेज दर्द लंबे समय तक चलने वाले दर्द से बेहतर है, उसने हिम्मत जुटाई और अपने रोलर स्केट्स उतार दिए। उसने उसे सूजे हुए दांत पर रखा, फिर एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसे बाहर खींच लिया। पत्थर के हवा में गूंजने की आवाज चारों ओर फैल गई। उन दिनों वह हर दिन विल्सन से अपनी भावनाओं को साझा करता था और चट्टानों पर चित्र बनाता था। मंगेतर की शादी की तस्वीर जिसमें वे एक दूसरे को दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जीते रहो। समय बहुत तेजी से बीतता है और 4 साल पलक झपकते ही गुजर गए। टॉम का पहले का मोटा और फूला हुआ शरीर अब हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, मानो हवा का एक झोंका उसे उड़ा ले जाएगा। यह बात उसे पूरी तरह से तोड़ सकती थी। कोई नहीं जानता कि उसने वे 4 साल कैसे बिताए। अकेले रहने से उसकी आंखों में सारी उम्मीदें मिट चुकी थीं। टॉम एक चलते फिरते मुर्दे की तरह जी रहा था। सौभाग्य से मछली पकड़ने में उनके कौशल में काफी सुधार हो गया था। उन्होंने एक बार इस सुनसान द्वीप से भागने का विचार किया था, लेकिन लगातार आती लहरों ने उन्हें यह विचार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब उसे इतना अकेलापन महसूस हुआ कि वह जीना नहीं चाहता था, तो वह खुद को फांसी लगाने के लिए एक चट्टान के किनारे तक गया, लेकिन उसमें अपनी जान लेने का साहस नहीं था। आखिरकार उसने अपनी मंगेतर से वादा किया था। नौ ने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन आज ही के दिन जब वह समुद्र में भोजन की तलाश में मछली पकड़ रहा था, तभी अचानक उसे एक हरी चीज दिखाई दी। लोहे की प्लेट को देखकर टॉम बेहद खुश हुआ। यह उसके लिए एक नया अनुभव था। उसने धातु की चादर को समुद्र तट पर सीधा खड़ा किया और विल्सन के साथ बैठकर उसकी प्रशंसा करने लगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने उसे देखा, धातु के उस टुकड़े में उसकी एक अलग तरह की रुचि विकसित हो गई। हल्का होने और मुड़ने पर भी क्षति प्रतिरोधी होने के कारण यह पाल बनाने के लिए एकदम सही विकल्प है। उसके लिए उस सुनसान द्वीप से निकलने की उम्मीद थी, इसलिए उसने तुरंत कार्रवाई की और अपना सर्वश्रेष्ठ करने का दृढ़ निश्चय किया। भाग जाओ। टॉम ने अपने रोलर स्केट्स को लकड़ी के एक टुकड़े से बांधकर एक ताबीज बनाया और उसने पेड़ के नीचे एक दीपक जलाया। इससे न केवल पेड़ काटने की प्रक्रिया तेज होती है, बल्कि लकड़ी से नमी भी जल्दी सूख जाती है, जिससे वह उपयोग के लिए तैयार हो जाती है। बेड़ा बनाने के लिए सामग्री का भंडार तैयार था। अब उन्हें रस्सी बनानी थी। उसने एक एक करके छोटे पेड़ काटे और उनकी छाल उतारी। उसने कुछ नहीं खाया। टॉम ने दिन रात मेहनत करके बनाई हुई रस्सी नहीं पी, क्योंकि वह समझता था कि समय, स्थान और लोग सब एकदम सही थे। जाने का यही आदर्श समय था। अगर वे चूक जाते तो उन्हें अगले साल तक इंतजार करना पड़ता। उसने द्वीप पर मौजूद सभी छोटे पौधों को काट डाला था, यहाँ तक कि वीडियो टेप का इस्तेमाल भी किया था, लेकिन फिर भी उसके पास बेड़ा बनाने के लिए पर्याप्त रस्सी नहीं थी। अचानक उसे याद आया कि उसने एक बार क्या किया था। जब उसने आत्महत्या की, तब भी चट्टान पर रस्सी का एक टुकड़ा बचा हुआ था। रस्सी का यह टुकड़ा एक बेड़ा बनाने के लिए काफी था। गुफा में वापस आकर टॉम की भावनाएं बेहद जटिल थीं। वह समुद्र के खतरों को जानता था। यह यात्रा बेहद खतरनाक थी। उसका भविष्य स्पष्ट रूप से अनिश्चित था, लेकिन वह अपना शेष जीवन एक सुनसान द्वीप पर वॉलीबॉल के साथ नहीं बिता सकता था। हालांकि उस क्षण
क्षण उसे लगा कि विल्सन उसका मजाक उड़ा रहा है। वह अपने अतीत के कार्यों से क्रोधित था और उसने गुस्से में विल्सन को गुफा से बाहर फेंक दिया। लेकिन अगले ही पल वह विल्सन को ढूंढने के लिए बाहर भागा। तब से लेकर 4 वर्षों में विल्सन पहले से ही उसका दोस्त था और अपने अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए उसने विल्सन के चेहरे की विशेषताओं को फिर से बनाया। कुछ ही समय में टॉम ने लकड़ी की प्रतिकृति सफलतापूर्वक पूरी कर ली। उसने पंखों वाले दूत, अपनी मंगेतर और विल्सन को साथ लिया, एक हवादार दिन चुना और जहाज को सीधे लॉन्च करने के लिए पार्श्व अवरोहण विधि का इस्तेमाल किया। बेड़ा झुकाकर समुद्र में उतारा गया और इस तरह उसका रोमांच शुरू हुआ। टॉम लहरों से जूझते हुए बेड़े को चप्पू से चलाता रहा। जब भी उसे कोई बड़ी लहर मिलती जिसे वह पार नहीं कर पाता, वह तुरंत लोहे का पाल उठा लेता और उम्मीद के वे पंख साफ दिखाई देने लगते। आखिरकार टॉम का बेड़ा काफी मजबूत साबित हुआ। समुद्री हवा की मदद से उसने और विल्सन ने अपनी उम्मीद फिर से जगा ली। अगले कुछ दिनों में टॉम भूख लगने पर समुद्र में छेद करता और प्यास लगने पर बारिश का पानी पीता। वे विशाल लहरों को सफलतापूर्वक पार करके अपेक्षाकृत शांत समुद्र में पहुंच गए। धीरे धीरे टॉम उस जगह से दूर चलता चला गया जहां वह रहता था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। द्वीप पर अपने अनुभवों को याद करते हुए वॉटर को इस जगह की याद सताने लगी। फिर भी उसने नाव चलाना नहीं छोड़ा। ढलते सूरज के नीचे रात में पुतिन द्वारा दी जा रही सुरक्षा और संरक्षण के बावजूद उनका सौभाग्य क्षणिक था। उसी रात अचानक एक तूफान आया और उसने पल भर में पाल उड़ा दिए। वह खुद को बह जाने से बचाने के लिए बेड़ा को कसकर पकड़े रहा। अगले दिन पुतिन ने टॉम को बेहोशी से जगाने के लिए बार बार सुई चुभाई, लेकिन जागने पर टॉम ने पाया विल्सन के लापता होने पर टॉम ने घबराकर उसे पुकारा। सौभाग्य से विल्सन ज्यादा दूर नहीं था। टॉम झट से पानी में कूद गया और बेड़ा अपने साथ बांध लिया। वह तैरकर विल्सन की ओर बढ़ा, लेकिन रस्सी बहुत छोटी थी और उसमें इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए वह असहाय होकर विल्सन को जाते हुए देखता रहा। एक पल में ही टॉम को लगा कि उसने सब कुछ खो दिया है। उसकी आखिरी सुरक्षा पंक्ति पूरी तरह ध्वस्त हो गई। चाहे वह प्रकृति से कितना भी संघर्ष करे, अंततः उसके सारे प्रयास व्यर्थ गए। पाल के बिना और मित्रों के साथ के बिना उसने संघर्ष करना छोड़ दिया और बेड़ा पर बहता चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था। पुतिन ने उसे एक बार फिर ठंडी निगाहों से देखा, लेकिन तभी अचानक टॉम को एक जहाज के इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत मदद के लिए हाथ हिलाया और मालवाहक जहाज के चालक दल ने भी ठीक उसी समय 1500 दिनों के बाद टॉम को बचा लिया गया। हालांकि आधुनिक शहर में लौटने पर टॉम को पता चला कि उसकी मंगेतर की पहले ही शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी थे। इससे ये साबित होता है कि बहुत सी चीजों को बदलने के लिए 1500 दिन काफी है। मुझे उम्मीद है कि ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो बस एक लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है।